Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video we will learn about the Anglo-Mysore Wars. मीन्स दैट हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि हम इसको एंग्लो मैसूर वॉर्स बोलते क्यों हैं। इसके अलावा मैं कंप्रहेंसिवली इसकी बैकग्राउंड को डिस्कस करूँगी पहले। इसके बाद मैं ओनली डिस्कस करूँगी इस वीडियो में फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर को। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक मैं इसकी एक ब्रीफ से ओवरव्यू देती चलूँ। अच्छा, फर्स्ट ये कि वाई वी कॉल इट एंग्लो मैसूर वॉर्स। इसको हम एंग्लो मैसूर वॉर इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये वॉर्स जो थी ये इंग्लिश पीपल और रूलर्स ऑफ मैसूर के दरमियान लड़ी गई थी। दैट्स वाई वी कॉल इट एंग्लो मैसूर वॉर्स। अच्छा, ये वॉर्स जो थी ये टोटल 4 वॉर्स पर मुश्तमिल थी। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जिनकी टाइम पीरियड थी 1767 से 1769, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से 1784, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1789 से 1792, जबकि लास्ट एंड द फोर्थ वन वाज द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो कि कब लड़ी गई थी 1799 में। ओके, यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करती चलूँ। ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर और जो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी ये हैदर अली और ब्रिटिश के दरमियान लड़ी गई थी, जबकि थर्ड और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो थी ये टीपू सुल्तान और ब्रिटिश के दरमियान लड़ी गई थी। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर मैंने एक मैप दिया हुआ है जिसमें शो है कि ये जो पिंक कलर आपको नज़र आ रहा है इसका मतलब ये कि ये एरियाज जो थी ये किसने कैप्चर्ड की थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। जबकि आपको ये येलोविश सा कलर जो शो हो रहा है ये इंडियन स्टेट्स थी। अब ये पिंक एरियाज को तो ब्रिटिश ने कंकर्ड कर लिया था। अब उनका इंटेंशन क्या था? इस रीजन को कैप्चर करना, मैसूर को कैप्चर करना उनका इंटेंशन बन गया था। सो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रो ऑफ एंग्लो मैसूर वॉर। तो अब आते हैं बैकग्राउंड की तरफ। यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है विद्यार डायनेस्टी। ये विद्यार डायनेस्टी जो थी ये एक हिंदू इंडियन डायनेस्टी थी जो कि किंगडम ऑफ मैसूर पर काफ़ी अरसे तक उनकी रूलिंग चली थी। इस विद्यार डायनेस्टी का जो रूलर था या जो राजा था उसका नेम था राजा विद्यार फर्स्ट। इस राजा विद्यार फर्स्ट के 2 बेटे थे, एक का नेम था देवराज, दूसरे का नंदराज। ये देवराज जो था ही वॉज नॉट अ कॉम्पिटेंट पर्सन, जबकि नंदराज जो था ही वॉज एन एबल पर्सन, ही वॉज अ कॉम्पिटेंट पर्सन। सो सून ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिज किंगडम। ठीक है। अच्छा, इस विद्यार डायनेस्टी या मैसूर की जो डायनेस्टी थी उसके आर्मी में एक कमांडर था, यंग कमांडर था, और उस यंग कमांडर का एक भाई था जिसका नेम था हैदर अली। ये हैदर अली जो था ही वॉज अ हॉर्समैन। ये एक हॉर्समैन था। ये एक इलिटरेट बंदा था लेकिन ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन और इतना शार्प था, इतना ज़हीन था कि इसने बहुत जल्द जो थी अपने कमांडर भाई से वॉर्स के तमाम टैक्टिक्स सीख लिए थे। तो अब आते हैं थोड़ा सा हैदर अली को भी डिस्कस करते हैं क्योंकि एंग्लो मैसूर वॉर को समझने के लिए हैदर अली को जानना बहुत ज़रूरी है। सो अभी भी मैंने लास्ट स्लाइड में भी बताया कि हैदर अली अपनी बाई से काफ़ी वॉर के टैक्टिक्स सीख चुका था और इस वजह से वेरी सून उन्होंने 1749 में क्या किया कि वो मैसूर आर्मी के कमांडर इन चीफ भी बन गए।
इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने जो हिंदू राजा नंदराज था उनको कैदी बना के खुद मैसूर का रूलर बन गया। इसके अलावा हैदर अली ने क्या किया, विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से फ्रेंडशिप बना ली और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से उन्होंने क्या किया कि आर्म्स फैक्ट्री भी लगवा दी। इसके अलावा उस टाइम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी ट्रेनिंग जो थी वो बहुत ज़्यादा एडवांस थी, तो हैदर अली ने उनकी मदद से अपनी आर्मी की ट्रेनिंग भी अच्छी तरह से करवा ली और सून उनकी जो आर्मी थी वो बहुत पावरफुल और स्ट्रेंथन हो गई। Beside that, Hyder Ali also introduced several revenue and administrative reforms. Now let's start the Anglo-Mysore Wars. As we have discussed in the previous lectures कि जब बैटल ऑफ बॉक्सर हुई थी तो उसके बाद ये बंगाल का रीजन किसके कंट्रोल में आया था? ब्रिटिश के कंट्रोल में आया था। जबकि मद्रास का रीजन जो है ये ड्यूरिंग कर्नेटिक वॉर्स ब्रिटिश ने इसका कमांड हासिल कर लिया था। अब बीच में क्या पड़ता है? बीच में पड़ता था ये नॉर्दर्न सरकार्स का रीजन। अब ब्रिटिश चाहती थी कि बंगाल और मद्रास को आपस में क्या किया जाए, कनेक्ट किया जाए, लेकिन बीच में क्या आता था? नॉर्दर्न सरकार का एरिया आता था। प्रॉब्लम ये थी कि ये नॉर्दर्न सरकार जो थी ये रीजन अंडर द कंट्रोल ऑफ निज़ाम ऑफ हैदराबाद था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम के जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे आसिफ जाटू उनके पास गए और उनको बताया कि हमें नॉर्दर्न सरकार्स के राइट्स चाहिए, मींस कि हमें नॉर्दर्न सरकार्स रेंट पे दे दें। तो आसिफ जाह ने क्या किया? उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। तो रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से शाह आलम II के पास गया। अब रॉबर्ट क्लाइव शाह आलम II के पास क्यों गया? क्वेश्चन ये पैदा होता है। वो इसलिए गया क्योंकि उस टाइम जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद था ये भी मुग़ल एम्परर के अंडर कंट्रोल में आता था। तो इस वजह से शाह आलम II ने उसकी बात मानी और एक ऑर्डर इशू कर दिया। वो ऑर्डर क्या था कि उन्होंने कहा कि मैं नॉर्दर्न सरकार्स के राइट्स जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे रहा हूँ। तो अब मजबूरन आसिफ जाटू को ये बात माननी पड़ी क्योंकि उस टाइम निज़ाम ऑफ हैदराबाद की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी का मुकाबला कर सकते। इस वजह से मजबूरन उन्होंने मानना, उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने कहा कि ठीक है, हम आपको नॉर्दर्न सरकार्स के राइट्स दे रहे लेकिन आपको रेंट देना पड़ेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको इसके बदले 7 लाख रुपीस पे कर दिए और साथ में ये भी प्रॉमिस कर दिया कि अगर कभी भी आपको किसी मिलिट्री सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी और निज़ाम ऑफ हैदराबाद के दरमियान मिलिट्री अलायंस हो जाती है। जबकि मरहट्टास जो है उन्होंने ऑलरेडी मैसूर के ख़िलाफ़ निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ गठजोड़ ली होती हैं। अब यूं जो है इन तीनों की मिलिट्री अलायंस हो जाती हैं। अब होता क्या है कि इन तीनों अलायंस की कुछ जो कोऑर्डिनेशन होती है वो वीक हो के क्या होता है कि मरहट्टास उनको बताए बगैर जो है आगे बढ़कर 1766 में हैदर अली पर मींस मैसूर पर अटैक कर लेते हैं। जबकि पीछे निज़ाम ऑफ हैदराबाद और ईस्ट इंडिया कंपनी जंग की तैयारी कर रहे होते हैं। जब मरहट्टास आगे आ जाते हैं तो हैदर अली जो है वो होशियारी से काम लेता है। वो क्या करता है, उनके साथ बातचीत कर लेता है और उनको 35 लाख रुपए की ऑफर देकर उनको ख़रीद लेता है और यूं मरहट्टास को न्यूट्रलाइज करके बाहर निकाल लेते हैं। रह कौन जाता है? निज़ाम ऑफ हैदराबाद।
निज़ाम ऑफ हैदराबाद मीन्स आसिफ जहाँ के साथ भी क्या कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, मुज़ाकरात कर लेते हैं और उनको याद दिलाते हैं कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनसे नॉर्दर सरकार छीन लिया था। तो हैदर अली उनको बताते हैं कि क्या करते हैं, जॉइंटली हम इस जगह पर अटैक कर लेते हैं और जो टेरिटरीज, जो रीजन्स हम कॉन्क्वेस्ट कर लेंगे हम वो बांट लेंगे आपस में। तो यूँ निज़ाम ऑफ हैदराबाद भी हैदर अली के साथ हो जाते हैं। पीछे कौन रह जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले ही रह जाती है। सो ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज लेफ्ट राइट नाउ। देन what happened? East India Company decided to withdraw their troops, but Hyder Ali chased them. क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी विड्रॉ करने का इरादा कर लेता है, पीछे हटने का, लेकिन हैदर अली फिर भी उनका पीछा करता है और पीछा करते करते वो कहाँ तक पहुँच जाता है, मद्रास तक पहुँच जाता है। मीन्स एसटी जॉर्ज मद्रास फोर्ट तक पहुँच जाता है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चल जाता है कि हमसे मद्रास कैप्चर्ड होने वाला है, सो ये क्या करते हैं, ये हैदर अली के साथ एक ट्रीटी साइन करते हैं और इस ट्रीटी का नेम क्या था, ट्रीटी ऑफ मद्रास। इवेंचुअली जो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर 1766 से स्टार्ट हुई थी और 1769 में ट्रीटी ऑफ मद्रास पे वो एंड हो जाती हैं। उस ट्रीटी ऑफ मद्रास में क्या था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के दरमियान साइन हुआ था, उसमें था कि जो टेरिटरीज हमने एक दूसरे से कंकर्ड की है या कैप्चर्ड की है हम वो एक दूसरे को वापस कर देंगे। नेक्स्ट क्या था कि अगर कभी हैदर अली को किसी मिलिट्री सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, मींस कोई फॉरेन पावर उन पर हमला कर दें, तो उस टाइम क्या करेंगे, ब्रिटिश उनको मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो ये थी बातें जो कि ट्रीटी ऑफ मद्रास में साइन हुई थी। सो इट वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। So if you have any question, do write your question in the comment section below. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.